हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने रिवाइज करना है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। ठीक है जी। एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन जो है आपके 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ जाता है आपका। बट बेस्ट पार्ट क्या है इसके अंदर? बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका नॉर्मल फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो मतलब फॉर्मेट कुछ लर्न नहीं करना आपने, तो फॉर्मेट तो वही का वही है आपका। बैलेंस शीट यहाँ पे हमें बनानी नहीं होती, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। नंबर वन। नंबर टू जो हमने ध्यान रखना है यहाँ पे वो क्या, दैट इज पूरे जो चैप्टर है उसका सब्जेक्ट मैटर, दो सब्जेक्ट मैटर है, दो चीजों पे हमारे फोकस रहते हैं। नंबर वन जो फोकस रहता है कि कैसे जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स सप्लाई करता है, तो क्या वो अब कॉस्ट पे कर रहा है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड कर रहा है। अगर वो कॉस्ट पे करता है तो टेंशन खत्म, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होता। अगर वो गुड सप्लाई कर रहा है किस पर, मार्केट प्राइस पर, या कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो ऐड करके सप्लाई कर रहा है, तो वहां पर जो गुड्स है उनके अंदर क्या इंक्लूड है, ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है। और सेकंड डिपार्टमेंट अगर वो गुड्स सेल नहीं कर पाता तो इसका मतलब वाले गुड्स उसके स्टॉक के अंदर है, तो स्टॉक के अंदर क्या होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेंटर पॉइंट जो इस चैप्टर का रहेगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है। नंबर टू, कभी कभी जब डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, उन कॉमन एक्सपेंसेस को कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो भी यहाँ का सब्जेक्ट मैटर रहेगा आपका कि कॉमन एक्सपेंसेस को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दो चीजों पर ये पूरा चैप्टर फोकस करता है। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, अदरवाइज चैप्टर में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना है, वैसे बड़े आराम से बना सकते थे, बट अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो देखना है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट गुड सेंड कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तो उस केस के अंदर कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे वो चेक करना है। ठीक है। उसके बाद कॉमन एक्सपेंसेस जो होंगे डिपार्टमेंट्स के उनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन पे हमें फोकस करना है। ठीक है जी, चलिए जी आइए जी पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे दो चैप्टर्स ये इंस्टीट्यूट में साथ साथ दे रखे हैं, एक का नाम है ब्रांच, एक का नाम है क्या, डिपार्टमेंट। मैं फर्क बताता हूँ। ठीक है। जो ब्रांच होती है, ठीक है, ब्रांच जनरली ज्योग्राफिकली अलग लोकेशंस पे होती हैं। डन। अगर एक ब्रांच हमारी दिल्ली में है तो हो सकता है दूसरी ब्रांच हमारी यूपी में हो, ठीक है, हरियाणा में हो, ऐसे हो सकता है। जनरली ब्रांचेस के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। बट जब हम बात करते हैं किसके, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है ज्योग्राफिकली अलग लोकेशन पे हो सकता है जो हमारा डिपार्टमेंट है सेम बिल्डिंग के अंदर ही हो। ठीक है। एक रूम एक डिपार्टमेंट है, दूसरा रूम दूसरा डिपार्टमेंट है, ये भी हो सकता है। एक फ्लोर एक डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर अलग डिपार्टमेंट है, ये भी हो सकता है। जनरली जो डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्या बोला मैंने, आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्ट। जो एक डिपार्टमेंट का आउटपुट होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट क्या बनता है, इनपुट, तो इसलिए उनको ज्योग्राफिकली अलग अलग डिस्टेंस पे रहने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जनरली उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम होती है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, आइए जी। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग system for by organization to manage the accounts of various in separate books। ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ये वो अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर हम क्या करते हैं, दैट इज अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं, जहां पे हर डिपार्टमेंट का अलग से क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इन द बिजनेस, इफ द बिजनेस कंसिस्ट सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, वर्ड क्या आ गया, सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, और इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट फॉर कैरिंग ऑन सेपरेट फंक्शंस, its management is usually interested in finding out the working result of each department to ascertain their relative efficiencies। यानी हो सकता है डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हो इंटरडिपेंडेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है आपस में गुड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप अलग काम कर रहे हो, आप अलग काम कर रहे हो, तो आपस में हो सकता है गुड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर इंटरडिपेंडेंट होगी तो क्या करेंगे, आपस में गुड्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज जो डिपार्टमेंट्स, सेवरल डिपार्टमेंट्स हम मेंटेन करते हैं, उन सबकी हम अलग अलग अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि सबकी एफिशिएंसीज और परफॉर्मेंस को अलग से हम जज कर सकें और उनको अकाउंटेबल कर सकें कि देखो आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही,
या आपके डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर ये परफॉर्मेंस थी, इस साल ये परफॉर्मेंस है, वो हम चेक करा सकते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। डन जी। मेन एडवांटेज क्या है चैप्टर के आपके इस टॉपिक के? इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। यू नो व्हाट इज कैपिटल आउटले? मतलब इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, ठीक है, उसके बदले में आप कितना मुझे रिटर्न दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट्स। जजमेंट ऑफ एफिशिएंसीज एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मेन ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के। दिक्कत नहीं सर, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में एक बात जो हमने ध्यान रखनी है, कॉमन एक्सपेंसेस। अगर डिपार्टमेंट के बीच में कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना। अकाउंट अगर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो ओवरहेड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? ओवरहेड्स। जो कॉमन एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सीखा हुआ है और आपको याद है माइंड में, तो मेरे ख्याल में फिर आपको ये वाले कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कह रहे इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस, मतलब कॉमन नहीं है ये, इंडिविजुअल। मान लो दो डिपार्टमेंट है ये, इन दोनों डिपार्टमेंट के जो अपने अपने खर्चे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। याद है आपको क्या बोलते हैं इसको? एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद आगे कॉमन एक्सपेंसेस जिसका करेंगे अपोर्शनमेंट। क्या करेंगे इसका? अपोर्शनमेंट। वो अपोर्शनमेंट हम करते हैं कि रीजनेबल बेस के ऊपर। जैसे रेंट है, फ्लोर एरिया, लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स। याद आया? जैसे हम रेंट को कैसे बांटते थे? एरिया के हिसाब से। लाइट को कैसे बांट रहे हैं? लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे करके डेप्रिसिएशन कैसे बांटते थे हम? वैल्यू। और इंश्योरेंस भी कैसे जाएगी? कॉमन एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज शेयर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स and which are capable of precise allocation and are distributed among the departments concerned on some equitable basis. On some equitable basis. Considered suitable in circumstances. जो भी आपको suitable circumstance लगता है, तरीका लगता है, इससे उसको बांट दो। तो यहाँ पर अगर आपका कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन एक्सपेंस है तो उसको हम अपोर्शनमेंट करेंगे किसी रीजनेबल बेस पर मेरे ख्याल में आप सब बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि पढ़ी हुई है, वहां पर आपने ओवरहेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स करे हुए हैं। डन जी। चाहे आप यहाँ से वहां अप्लाई करो या वहां से यहाँ अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ये सेम है, कोई दिक्कत। अब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या तो हमारे डिपेंडेंट होंगे या तो क्या होंगे मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है तो पक्की बात है क्या होगा? और इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? हैव नेग्लिजिबल ट्रांसफर्स। अगर ट्रांसफर नहीं है हम बड़े खुश हैं, तो बहुत खुश हो आप। ट्रांसफर नहीं है तो क्यों? क्योंकि ट्रांसफर नहीं होगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो गुड्स को हम ट्रांसफर करते हैं या तो हम कॉस्ट पे करते हैं, तब भी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वहां पे कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है। पर अगर आप उसको किस पे कर रहे हो? मार्केट प्राइस पर। किस पे कर रहे हो? या फिर किस पे कर रहे हो? दैट इज कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट, जो भी है आपका। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? अनरियलाइज प्रॉफिट्स का। आज साथ के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है जी। डन। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? दैट इज कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर हम कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? बांटते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो गया इसके अंदर कि दैट इज कि अगर जब डिपार्टमेंट्स आपस में डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे का अपने वाला इनपुट, तो सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। पर वो कब आएगा? जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो कॉस्ट पे नहीं कर रहा, दैट इज कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे कर रहा है। आई बात समझ? ठीक है जी। आ गया कॉन्सेप्ट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ठीक है, कॉस्ट पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस कॉस्ट ज्यादा है मार्केट प्राइस से। कॉस्ट ज्यादा है किससे? मार्केट प्राइस से। तब भी अनरियलाइज प्रॉफिट कहां से आएगा? वो तो लॉस हो रहा है। ठीक है, इफ कॉस्ट इज लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है, या फिर हम ट्रांसफर कर रहे हैं कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो कह रहे हैं यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट थ्रू
ठीक है, इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम कहां पे डालते हैं? उसको हम डालते हैं अपना स्टॉक रिजर्व में। कहां डालते हैं मेरे बच्चे? स्टॉक रिजर्व में। याद आया? चलिए जी, तो ये कुछ बेसिक्स है जो मैंने आपको बताया था। सब्जेक्टर का जो चैप्टर है उसका जो सब आपका सेंटर पॉइंट होगा वो दो चीजें होंगी, कॉमन एक्सपेंसेस, उससे इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और दूसरा क्या होगा? अनलाइज्ड प्रॉफिट। पूरा चैप्टर इसी टॉपिक के लिए बना है, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, तो आपको ये वाली बात अच्छे से पता है। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है, और कुछ मेन पॉइंट्स पे फिर वापस फोकस करेंगे। जैसे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते वक्त कुछ फैक्टर्स को ध्यान में देते हैं, उन फैक्टर्स को हम ध्यान देंगे अभी। एक जो क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता है हमेशा, वो क्या होता है? आपका मेमोरेंडम वाला, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। उस पर फिर दोबारा आज फोकस करेंगे। अभी मैंने 8 9 10 क्वेश्चन जो भी हैं शायद, ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, 8 9 10 क्वेश्चन के अंदर हम लगभग सारे वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक मोटी मोटी अच्छी नॉलेज आ जाए, ठीक है। और जनरली इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में कवर अप करते हैं वो। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स। आई बात समझ? ठीक है, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बैठ के देख भी सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगे। डिपार्टमेंट ए sells goods to department B at profit of 20% on cost, and department C को 15% on cost. Department B sells goods to A and C at a profit of 10% and 20% on selling price. इधर देखो, department C sells goods to A and B 15% and 10% profit on cost respectively. आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 1, जो डिपार्टमेंट ए है वो गुड सेल कर रहा है किसको? बी और सी को। बी को जो प्रॉफिट दे रहा है वो कितना प्रॉफिट है मेरे बच्चे? 20% पर क्या है? ऑन कॉस्ट। और जो सी को कर रहा है वो कितना हो गया? 15% ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट बी ये गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ए को और सी को, राइट। कितने प्रॉफिट पे कर रहा है? 10 एंड 20, राइट, 10 और 20%। और ऐसे ही आ गया हमारा डिपार्टमेंट सी, ये कर रहा है किसको? ए और बी को, ठीक है। ये कर रहा है 15% और कितना कर रहा है? 10%। अब एक बात जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो चेन बन रही है ना, वो सिर्फ दो डिपार्टमेंट के बीच की चेन बन रही है। इन द सेंस ए जो कर रहा है बी को कर रहा है, फिर डायरेक्टली किसको कर रहा है? सी को। इजी है। अगर ऐसा कुछ होता, डिपार्टमेंट ए ने करा बी को, बी ने करा सी को, तो यहाँ पे दो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकलते। जो डिपार्टमेंट सी का स्टॉक होता ना, तो उसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बी का भी होता, ठीक है, और किसका होता? ए का भी होता। बात समझ आइए? ठीक है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आपका क्या है, यहाँ पे कनेक्शन है। लाइक ए ने गुड्स दिए बी को, ए ने दिए किसको? सी को। ए ने बी को, बी ने सी को नहीं करे। वो एक अलग से क्वेश्चन था हमारा IJK वाला, याद है आपको? ठीक है, तो फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आइए जी, अब हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सब बातें बता रखी हैं। अब उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सब्जेक्ट टू क्या है बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। कह रहा है कि जो मैनेजर है उनका 10% कमीशन बनता है नेट प्रॉफिट का, बट नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? जिसमें से ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब स्टॉक रिजर्व, मतलब क्या हो गया?
वो लेस हो जाना चाहिए, बिकॉज वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज हुआ ही नहीं, तो उस पर कमीशन हम क्यों देंगे। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, बट आप बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज अंडर, कह रहे हैं जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग है। क्या है वो? आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर वर्ड होना चाहिए था, आफ्टर चार्जिंग या आर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन ऑलरेडी लेस है, बट अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट नहीं कर रहा था। पर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा था उनको 10% कमीशन मिलेगी, पर उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो है, ठीक है, लेस होगा, होना चाहिए था। तो ये एरर है, एक तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन कर रखी है ऑलरेडी कंपनी ने। यहाँ पे हमें रेक्टिफाई करना है कंपनी को। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ए, बी और सी, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट सी। अब ये क्या है, आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम ए, जो ए ने करा किसको, बी और सी को, बी ने करा किसको, ए और सी को, सी ने करा ए और बी को, और इनकी प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो पहले हम एक काम करते हैं जल्दी से, हाँ, आप इधर देखो, डिपार्टमेंट ए, बी और सी, 3 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम ए ने बी और सी को करा, कितना करा मेरे बच्चे, सॉरी 7200 और 5750, 7200 और 5750। अब देखो जब ए करता है बी और सी को, तो उस पर प्रॉफिट कितना होता है, 20% और 50%। अच्छा, ऑन कॉस्ट है, ओ, और ये क्या ऑलरेडी क्या है, ये इनवॉइस प्राइस पर है। किस पर है ये, इनवॉइस प्राइस। ध्यान रखना यहाँ पे जो स्टॉक होंगे ऑलरेडी किस पर होंगे, इनवॉइस प्राइस, उनमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तभी तो प्रॉफिट को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल्स, तो आप ऐसे कह सकते हो 20/120 कर सकते हैं। और यहाँ पे कर देंगे हम 15/115, कितना आया बेटा, और यहाँ कितना आया 750। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 1950। ऐसी जब बात करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बी, ट्रांसफर फ्रॉम बी, अब ट्रांसफर फ्रॉम बी कितना कितना था, चेक करो क्वेश्चन के अंदर, 19,000 और कितना है 15,000। आपकी बुक्स में भी तो क्वेश्चन होगा ये वाला, 19,000 और 15,000, निकाल लो, वहीं से निकाल लो, आप देख लो और मुझे जल्दी बताओ आप। ट्रांसफर फ्रॉम बी कितना हो गया आपका, 10%, कितना हो गया 1900, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 20% डायरेक्ट लेंगे, बिकॉज ऑन सेल्स था। क्या था ये, ऑन सेल्स। कितना आ गया ये, 3000। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 4900। कोई दिक्कत। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट पे हम आ जाएंगे, ट्रांसफर फ्रॉम सी, कितना है मेरे बच्चे 4600 और 3300। अब सुनो मेरी बात, इसने करा है 15% और 10%, बट इसका क्या है, ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट था सी वाले का, क्या है, ऑन कॉस्ट। एक बात बोलूं मैं, सीए इंस्टीट्यूट भी ना अपने क्वेश्चंस का जनरली फॉर्मेट चेंज नहीं करता। मतलब आप अगर फॉर्मेट्स भी लर्न करके जाओगे ना, एज इट इज मिलेगा वहां पर आपको, और ये बात आपने भी ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 15%, तो 15/105, 15, और ये कितना आ गया 10/110, कितना आया 600 और 300, कितना आ गया ये 900। तो तीनों डिपार्टमेंट्स के अनरियलाइज प्रॉफिट मेरे पास आ गए हैं। तीनों डिपार्टमेंट की क्या आ गए मेरे बच्चे, अनरियलाइज प्रॉफिट। कभी कभी खाली यही क्वेश्चन भी देते हैं आपको 5 मार्क्स में, कि तीनों डिपार्टमेंट के अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दो। स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिपेयर्ड, कोई दिक्कत। अब स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए जब हम जाएंगे, यहां तक हो गया, आप अपने आंसर्स देखते जाओ, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 जब हम जाएंगे, तो तीनों डिपार्टमेंट के हमारे पास क्या दे रखे हैं, एबीसी के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, राइट।
पर नेट प्रॉफिट जो है ना ये आफ्टर कमीशन है। क्या ये आफ्टर कमीशन? कोई बच्चा जल्दी से बताओ आप देख के एक बार कि नेट प्रॉफिट कितनी? 36,000, 27,000, 18,000। और कमीशन कितनी थी? 10%। मैं यहीं से देख के बता दूं। अब कमीशन 10% थी, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 90% है। क्या ऑलरेडी क्या है? 90%। अगर आपको वापस जाना है किसके पास? इसके पास, तो ये करना पड़ेगा 36,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, नेट प्रॉफिट 36,000, 27,000 और 18,000। आपकी मैथमेटिक्स बड़ी तेज अगर ठीक है तो देख के आप बता सकते हो क्या होने वाला है आपके साथ। अगर आपको जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 40। और ये कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? 20। अब यहां से लेस करो अनरियलाइज प्रॉफिट तीनों का। वो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? ये था 1950, 4900 और 900। ये लेस कर दोगे आप, कितना कितना आएगा देख लेना, मैं यहां पे बता रहा हूं अब आपको। 1950, 4900 और 900 ये लेस कर दिया आपने। और उसके बाद अब ये जो प्रॉफिट आया इसमें सिंपल आप कमीशन निकालो आप। अब आया करेक्ट प्रॉफिट। क्या है आपका? ये करेक्ट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? दो स्टेटमेंट्स यहां प्रिपेयर्ड होंगी मेरे ख्याल में, दोनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दी और ये आपको एक बार समझ आ गया अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं जी? पक्का समझ आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस तरीके से इन्होंने बता रखा है आपको। ऑल वेल। तो ऐसे हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, बट अभी एक ही क्वेश्चन ऐसा करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ कनेक्शन जोड़ूंगा अभी आपके इन क्वेश्चंस के अंदर, कुछ बातें बताऊंगा और अच्छे से। ठीक है, देखो इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन आता नहीं। हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। वो कहीं पे भी यूज हो जाए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। X Limited has 3 departments A, B, C. From the following particulars given below, compute the values of stock, ठीक है, and departmental results. Opening stock, purchases, actual sale. वर्ड क्या है यहाँ पर? एक्चुअल सेल। पर जीपी जो है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है। अगर आपको याद हो, हम लास्ट क्लास के अंदर हमने जो प्रैक्टिस करी थी, अपनी इंश्योरेंस क्लेम करी थी। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर भी हम जब हम जीपी रेशो निकाल रहे थे बार बार, तो याद करो मैं एक चीज पे फोकस करवा रहा था आपसे। तो फोकस एरिया क्या था मेरा? कि जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई रिटर्न ऑफ हो रखा है, रिटर्न ऑफ मतलब कुछ वैल्यू रिड्यूस हो रखी है, तो उसको एड बैक कर दो ताकि वो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल बन जाए और नॉर्मल जीपी आ जाए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द जीपी रेशो। हमारा पर्पस क्या है? सिर्फ जीपी रेशो कैलकुलेट करना, वहां पे एक्चुअल जीपी निकालना पर्पस नहीं था हमारा कि नॉर्मली जीपी रेशो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है। बट यहाँ पे वर्ड क्या रखा है? एक्चुअल सेल। कुछ गड़बड़ है। पर जीपी क्या है? ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअल सेल कितना डिस्काउंट लेस हो सकता है? मान लो ये मेरे पास आई, ये मुझे जानती है ये, फिर थोड़ा सा आप डिस्काउंट कर दो। अब नॉर्मल जो गुड्स के प्राइस है, जो नॉर्मल, अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता यार, ऐसे सीरियस मत होना इस बात को लेकर। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के प्राइस क्या है? मान लो 100 रुपए। ठीक है, मैंने इनको 90 रुपए दे दिया, तो 60 रुपए का गुड्स वैसे सबको बेचता हूँ मैं 100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना है? 40%। जब पर मैंने इसको सेल करा तो 90 में करा। ठीक है, अब सबको जो सेल करी उस सेल के अंदर इसकी सेल्स भी इंक्लूड होगी, राइट? सबकी सेल पे प्रॉफिट कितना था? 40%। पर इसकी सेल्स पे उतना प्रॉफिट था ही नहीं, डिस्काउंट दे रखा है मैंने। अब मुझे ओवरऑल जीपी रेशो निकालने के लिए पहले, ठीक है, जो सेल्स है उसके अंदर डिस्काउंट्स को ऐड बैक करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में नहीं करेंगे, सिर्फ पर्पस कुछ और है। पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी नॉर्मल जीपी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये 3 कस्टमर्स हैं शायद, क्या है? ये 3 कस्टमर्स हैं। 10,000 के गुड्स 7,500 में, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 2,500। यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया? 600। यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया? 400। ठीक है, कस्टमर नहीं, सॉरी प्रोडक्ट सही तीनों। हम क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखो इस तरीके से इन्होंने करा, वो इतना बड़ा वर्कआउट, अपने को इतना बड़ा वर्कआउट नहीं करना। हम सिर्फ एक्चुअल सेल्स के अंदर ऐड बैक कर देंगे क्या? दैट इज अपना, हम स्टेटमेंट बनाएंगे अपनी।
एक्चुअल सेल कितनी है? ए बी सी। थोड़ा सा आप एक काम करो ना, बुक में देखो, जल्दी जल्दी मुझे फिगर्स बताते जाओ बेटा, तो हमारा काम थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 179, 172, 500। ठीक है, उसके बाद क्या है? 400। उसके बाद 74, 600। कोई दिक्कत? पक्का? अब इसमें हम ऐड बैक करेंगे जो हमारे डिस्काउंट थे। ये एक्चुअल सेल है। डिस्काउंट कितना था बेटा? 2500, 600, 400। कितना हो गया? नॉर्मल सेल 1,75,000, 1,60,000 और 75,000। याद आया? नॉर्मल सेल आ गई है। जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? जीपी रेशो अप्लाई करेंगे। जीपी रेशो कितना था हमारा? 20, 25 और आपका 33.33। कितना आया बेटा ये? 20, 25% और 33.33%। तो यहां से जीपी निकाल दोगे आप? 35,000, 40,000 और 25,000। और यहां से क्या आ गया? सीओजीएस। एक 40, एक 20 और 50। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? अब सीओजीएस करने के बाद, सीओजीएस को करने के बाद मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक है और मेरे पास क्या है? परचेजेस है। ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज कर दो और माइनस कर दो सीओजीएस से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक। और क्वेश्चन सॉल्व। आई बात समझ? आओ जी हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने सीओजीएस निकाल लिया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, माइनस कर दो सीओजीएस, बताया था मैंने आपको। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उस क्वेश्चन से आप क्या निकाल दोगे आप? जीपी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, पर सेल्स यहाँ पे लोगे एक्चुअल। क्या लोगे बेटा यहाँ पर? एक्चुअल सेल। और क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया जो अभी हमने फाइंड आउट करा। और जो जीपी है, आप ध्यान रखना, आप कहोगे सर जीपी तो हमने ऊपर निकाला था 35, 40 एंड 25, पर यहाँ जीपी कुछ और आ रहा है। आप दिमाग लगाओ, 35,000 है और यहाँ कितना है? 32,500। राइट, ये एक्चुअल जीपी है, ये नॉर्मल जीपी था। ये क्या है? मेरा एक्चुअल जीपी। डिफरेंस क्या है दोनों में? 2500 का डिफरेंस है। वो 2500 क्या था? अच्छा, दूसरे वाले का चेक करो, कितना आ रहा है? ये 40। और यहाँ कितना आ रहा है? वो क्या है? डिस्काउंट ही है। और इसको भी चेक कर लो। अगर आप समझदार बच्चे होगे, ऑलरेडी चैप्टर पहले से करा होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। कोई दिक्कत? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें डिस्काउंट्स देखने हैं। डिस्काउंट्स को एक्चुअल सेल में ऐड बैक करना है। नॉर्मल सेल बना के एक नॉर्मल जीपी निकालना है, वो एक्चुअल जीपी नहीं है। उससे क्या आएगा? सीओजीएस। फिर ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, क्लोजिंग सॉरी क्या परचेजेस है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस जीपी, सॉरी माइनस सीओजीएस, सीओजीएस तो क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आते ही क्वेश्चन बन गया हमारा। हम फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और क्या निकालेंगे? इस तरीके से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करो क्या थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी, एक मिनट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड दोनों काम कर दिए हमने, क्वेश्चन खत्म। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया आप सबको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक तो बेसिक्स लेवल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं, पर जो मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन है उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है एग्जाम में आने की। अगर मैं बोलूं 10 बार क्वेश्चन आए, 10 में से 3 बार वो आए होंगे। आई बात समझ? ये वाला क्वेश्चन जो भी हमने करा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है आने की।
बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जीपी रेशो जो अप्लाई होता है नॉर्मल सेल्स पे होता है, एक्चुअल सेल्स पे नहीं। उसका एक्चुअल सेल हो सकता है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हो या उससे ज्यादा भी हो। तो ये वाली बात ध्यान से रखो कि मेमोरेंडम स्टॉक में मैं ये यूज करवाता हूँ। मेमोरेंडम स्टॉक के अंदर भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि नॉर्मलाइज करने का। एक्चुअल ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, जनरली कम ही होता है। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास दो डिपार्टमेंट आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लोथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये ट्रांसफर दे रखी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस है, या रेंट एंड वेयर हाउसिंग है। अब दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इन एडिशन टू अबव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट में कंसिडर्ड है कंसिस्टिंग 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। अब सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन के ऊपर पूरा जोर डालो। यहाँ पे कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? सिर्फ क्लोथ वाला ट्रांसफर कर रहा है, किसको? रेडीमेड वाले। रेडीमेड वाले क्लोथ क्या ट्रांसफर करेंगे? कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट किसके अंदर होगा? इसके अंदर होगा। अब ये जो कह रहा है, ये जो स्टॉक है ना, ये वाला स्टॉक कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारे पास क्या है? दैट इज हमारे पास क्लोथ भी है और हमारे पास क्या है? जो रेडीमेड डिपार्टमेंट ने अपना जो काम करा है वो भी है। अब आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो, आप समझते हो ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का होगा। जनरली किसका होगा? फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स के अंदर अब यहां से जो यहां आया होगा स्टॉक, वो सिर्फ क्या आया होगा? फैब्रिक आया होगा। क्या आया होगा? फैब्रिक, मतलब क्लोथ आया होगा। अब उस क्लोथ के अंदर हमने लेबर लगाई होगी और ओवरहेड्स लगाए होंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं फैब्रिक का जो एलिमेंट है वो है 75% और जो लेबर और ओवरहेड्स का एलिमेंट है वो कितना? 25%। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरे वाले पार्ट पर नहीं निकलेगा, जितना दूसरे डिपार्टमेंट का एलिमेंट है उसके ऊपर निकलता है। आई बात समझ? तो ये वाली बात बड़े ध्यान रखनी पड़ती है। दो चीजों का ध्यान रखना, एक कि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसके अंदर दूसरे डिपार्टमेंट का कितना एलिमेंट है, कितने एक्सपेंसेस हैं, या वो परसेंटेज में गिवन होगा या हमें कैलकुलेट करना होगा। आई बात समझ? फिलहाल यहाँ पे बोल रखा है 75% है क्लोथ का एलिमेंट। अब क्लोथ समझते हो ना क्या है? क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ। फर्स्ट डिपार्टमेंट क्लोथ था तो कह रहे क्लोथ कितना है? 75%। अब दूसरा सब्जेक्ट मैटर आता है हमारे पास यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट हमने लगाना है, मतलब प्रॉफिट रेशियो क्या लगाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो मैं ज्यूम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की प्रोडक्शन में से बचा होगा, तो उसके अंदर करंट ईयर का जीपी रेशियो अप्लाई होता है। क्या होता है? करंट ईयर का। अब ध्यान देना, द क्लोथ डिपार्टमेंट आर अर्नड जीपी रेशियो एट द रेट 15% इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वर्ड क्या है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये किसके लिए गिवन है? ओपनिंग स्टॉक के लिए। किसके लिए मेरा बच्चा? जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, वो कितने हैं? 10,85,000। अब इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो गिवन नहीं है, ये जनरल एक्सपेंस बिजनेस के, इनका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो जनरल एक्सपेंस होंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। कहां जाएगा मेरे बच्चे? इसको छोड़ देते हैं अभी। फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक है इसका। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम क्या करेंगे? जब अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे 75% तो लेंगे, बट जो रेशियो होगा प्रॉफिट का वो 15% होगा। क्या होगा? 15%। पर इसका रेशियो गिवन नहीं है, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रेडीमेड डिपार्टमेंट का। बात समझ आ रही है? पर इसमें जो जीपी रेशियो अप्लाई होगा सात वाले का होगा, याद है ना चीज? तो जीपी रेशियो यहाँ पे जो गिवन था, ठीक है, वो कितना था आपका? क्लोथ डिपार्टमेंट का था। देखो क्या किसका था? क्लोथ डिपार्टमेंट का। ये एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पे होती है, बच्चा कंफ्यूज कर सकता है इस बात के अंदर। ये एक पॉइंट है टू बी रिमेंबर। आज तो ठीक है मैं चिक चिक के बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो सर तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, पर एग्जाम के अंदर मान लो ये वाली बात से फोकस हट गया पूरा, आपने जिस डिपार्टमेंट का स्टॉक था उसी का जीपी रेशियो अप्लाई कर दिया, तो गलती हो गई ना बहुत बड़ी। डिपार्टमेंट जो होगा उसके साथ वाले डिपार्टमेंट से गुड्स आए होंगे तो उसका जीपी रेशियो अप्लाई, उसका प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, हमारा प्रॉफिट थोड़ी इसमें इंक्लूड है। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं सर? तो यहां पे जब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो क्वेश्चन के अंदर
वैसे क्वेश्चन सिंपल सा है, एक स्टॉक रिजर्व निकालना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिगर्स हैं आपके पास क्वेश्चन के बेटा। ठीक है, मुझे बताओगे आप जल्दी से। ठीक है, हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाने हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे? 31,50,000। और यहां पे कितना है? 5,32,000। उसके बाद परचेजेज आएंगी। कोई बच्चा बताया कितनी परचेज है? ठीक है, परचेज है 2 करोड़। मैं 210 लैक्स लिख रहा हूं, लैक्स में जा रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको भी इस तरीके से कर देता हूं, 31,50,000 और 5.32 लैक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। इसके परचेज कितनी है? सिर्फ 1.68 लैक्स। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अब परचेज के बाद क्या है हमारी? सेल्स, बाय सेल्स। बेटा कितनी सेल्स है इसकी? 231 लाख। और सेल्स कितनी है? 47.25 लाख। इसके बाद जो मेन चीज है यहाँ पे टू ट्रांसफर और यहाँ पे आएगा बाय ट्रांसफर। याद है? फोकस करो समझने में अभी एक एक बात। टू ट्रांसफर और क्या आएगा यहाँ पर? बाय ट्रांसफर। अगर बात करूं मैं, यहाँ पे ए ने सेल करी है, ए मतलब क्या? हमारा क्लोथ डिपार्टमेंट, राइट। मैं इसको क्लोथ डिपार्टमेंट कर देता हूं। और ये क्या है? रेडीमेड डिपार्टमेंट। ये क्लोथ डिपार्टमेंट, ये रेडीमेड। कितने की ट्रांसफर है यहाँ पे? 31,50,000। विवेक, और यहाँ पे क्या होगा? 31,50,000। अब आपकी यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली होगी, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करते हैं, 3 बातें होती हैं। कॉस्ट पे कर रहा है, मन से पूछो। ठीक है, क्या सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है? बहुत अच्छी बात है, फिर आपको टेंशन लेनी जीपी रेशो की, वही जीपी रेशो है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? जो बाकी सबको करते हो उसी प्राइस पे दूसरे डिपार्टमेंट को करते हो। यहां पे कुछ ऐसे मेंशन था, आप चेक करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। वर्ड क्या हुआ है? लिखा है तो 3 चीजें होंगी। कॉस्ट भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकती है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन है तो जीपी रेशो से भी लेना देना नहीं है। सिंपल हो गया। यूजुअल सेलिंग प्राइस था, तभी जीपी रेशो मेरा फोकस गया। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पे ये वाली बात आपको ध्यान देनी थी। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सी और कौन है? आर। ये सी और ये आर। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है एकदम? तो जब ट्रांसफर होगी तो ट्रांसफर में एक ट्रांसफर यहाँ पे सेल्स है, सॉरी यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे क्या हो गई? सेल्स। पर दूसरी बात को जो ध्यान रखना है आपने, क्या कि भाई किस पर करिए? कॉस्ट पे करिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे करिए, वो गिवन होगा, और या फिर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस यू हैव टू फाइंड आउट द जीपी रेशियो। आई बात समझ? ठीक है, अब यहां पर देखो, उसके बाद कुछ और है क्या बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कोई बच्चा बताएगा किसमें? इसमें तो होंगे नहीं, इसमें और कुछ? और यहां पे कुछ है क्या? नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है मेरे बच्चे? 21 लाख, 6.72 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है जी। आप एक काम करो, आप बेटा मुझे दे दो बुक। हाँ जी, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? यहां पर 2 जीपी निकालेंगे। जीपी कितना है जल्दी बताओ?
42 लाख और 917। चेक करो जल्दी सारे बच्चे, ये आ रहा है और ये आ जाएगा बाय जीपी 42 लाख 917 लाख 9.17 लाख कह सकते हैं, ठीक है 9.17 लाख ये जीपी आ गया, कोई दिक्कत। अब जीपी लाने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो खर्चे हैं, एक सेलिंग एक्सपेंस और एक क्या है रेंट। ठीक है ये दोनों एक्सपेंस इतने इतने हैं, हम चेक कर लेते हैं। अब आओ टू सेलिंग एक्सपेंस टू रेंट, सेलिंग एक्सपेंस कितना है 2.10 और ये कितना 0.735 राइट, और रेंट एंड वेयर हाउसिंग कितना है 8.40 और 5.60 राइट, और तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, आप निकालो नेट प्रॉफिट जल्दी निकालो 31.50 2.835 ये आ रहा है, चेक कर लिया बेटा एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो यहां पर बनेगा वो बनेगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, क्लोथ डिपार्टमेंट का और रेडीमेड डिपार्टमेंट का 31,50,000 2.835। हाँ जी यहां तक ठीक है। अब यहां पर आएगा बाय स्टॉक रिजर्व, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा हमारा अरे रेडीमेड डिपार्टमेंट का लोगे ना 5,32,000। सबसे पहले करोगे इसके अंदर 75% और मल्टीप्लाई करो कितना इसके अंदर 15%। याद आया ये चीज, कितना है मेरे बच्चे ये 5,850 59,850 टू स्टॉक रिजर्व। कौन सा वाला आया ओपनिंग वाला, सॉरी क्लोजिंग वाला। अब यहां पे रुकना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक है कितना ये मुझे पता है 6,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%। ठीक है सर, बट मुझे क्या निकालना पड़ेगा जीपी रेशो, पर जीपी रेशो जो मैं निकालूंगा वो किसका निकालूंगा क्लोथ डिपार्टमेंट का निकालूंगा। कितना आया 42 लाख। एक आम बच्चा क्या करेगा वो कहेगा सेल्स के ऊपर निकालेंगे सर ये भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज नॉर्मल ट्रांसफर भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हुआ था, दोनों को ऐड करके 231 लाख प्लस 31.50 लाख इंटू 100 कितना आया 8 16% आ रहा है। इन शॉर्ट स्टोरी बताओ 42 लाख नहीं आ रहा क्या, तो यहां पर क्या आएगा 16%। अगर क्या आ गया 80। अब सुनो दो तीन बातें बताता हूं बेटा, इधर देख ले समझ ले मेरी बात। बात नंबर 1, अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों ओपनिंग क्लोजिंग का जो होता आपका रेट ऑफ जीपी, कभी कभी लिखा होता है रेट ऑफ जीपी इज यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर बेसिस, याद है यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर बेसिस, उसका मतलब क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग पे सेम लगाना है, पहला बात। दूसरी बात, जब दोनों का सेम होता ना तो आप क्या कर सकते थे, ठीक है बड़े आराम से पहले कूल माइंड से देखते कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, आप डिफरेंस ले लेते। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस फिर यहां था और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डिफरेंस फिर यहां था, डिफरेंस लेकर परसेंटेज लगा के फिर रेट अप्लाई करो।
ये वाली बात मैं पहले प्रेफर नहीं करता था, मतलब इन द सेंस तो नॉर्मल पढ़ाता था मैं। अभी जो पढ़ा रहा हूँ आज तुम ऑलरेडी डेवलप्ड हो एक लेवल पे, मुझे उम्मीद है आपको बेसिक नॉलेज है, तो डिफरेंस लेके आप डिफरेंस का स्टॉक रिजर्व लो। क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही करा होता है, और वो एक बेटर तरीका काम करने का। आई बात समझ? मेरी बात समझ आई या नहीं आई? डिफरेंस लेके करना एग्जाम में भी। क्या लेके करना है? डिफरेंस लेकर। पर डिफरेंस में आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि डिफरेंस वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो डेबिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्रेडिट साइड। तो दिक्कत। पर ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करोगे? जब रेट ऑफ जीपी क्या होगा, कांस्टेंट, तब करना। अगर रेट ऑफ जीपी दोनों के अलग अलग है तो मत करना, फिर एक ही कर दो, आप अलग अलग कर दो, सॉरी। और यहां पर अब क्या आ जाएंगे, जर्नल एक्सपेंसेस कर लोगे आप, ठीक है, छोड़ दें इसको, ऑल इज वेल। तो ये क्वेश्चन हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। एस लिमिटेड हैज 2 डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बोला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, सेल्स है, सब चीजें रखी हैं। परचेजेस डिपार्टमेंट वाई ने एक्स को, एक्स ने वाई को। उसके बाद फिनिश गुड्स, ठीक है, और ये चीज हो गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक। 2 टाइप के, परचेज गुड्स एंड फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? 2 टाइप के गुड्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, पर एक ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट पर, और एक ट्रांसफर हो रहा है किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। जो ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट पे, उसको ना हम सेल्स में इंक्लूड करेंगे और ना ही उसके लिए अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। मैं बताता हूं आपको। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। आ गया? परचेज गुड्स मतलब क्या होगा, जो बाहर से हम परचेज करते हैं, तो हम सोच रहे हैं इनके लिए भी परचेज कर लेते हैं। अब उसमें हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, दोनों के लिए इकट्ठी परचेज हो रही है, और जितना इनको देना है इनको दे देते हैं हम निकाल कर। बट जो फिनिश गुड्स हैं वो तो हम खुद बना रहे हैं ना, ठीक है, उसमें तो हमारी एफिशिएंसी काउंट होगी। तो फिनिश गुड्स जो हम करते हैं वो मार्केट प्राइस पर ही करते हैं। ओहो, किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पे। तो इसका मतलब जीपी रेशियो यहाँ फाइंड आउट करना जरूरी है। अब 25% ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स विद ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट द फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। यहाँ परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज भी आपको निकालनी नहीं है, अदरवाइज परसेंटेज भी कभी कभी निकालने को आ सकती है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको ओपनिंग स्टॉक का जीपी रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वैसे ही ऑलरेडी कॉस्ट पर ही है, और ओपनिंग कॉस्ट गुड्स के अंदर हो सकता है कोई भी आपके पास क्या ना हो, स्टॉक रिजर्व ना। टेंशन ही खत्म। आई बात समझ? चलिए जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हम स्टार्ट करते पहले ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ। क्या चीज? हो सकता है, पर कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हमारी मर्जी है वो तो। पर्टिकुलर एक्स और वाई, पर्टिकुलर एक्स और वाई। इस क्वेश्चन का जो खेल है ना सारा, वो ट्रांसफर है, वो दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, पहली बात। तो दोनों के स्टॉक पे क्या निकलेगा? स्टॉक रिजर्व। दूसरा पॉइंट क्या है? रिटर्न्स भी हैं आपस में, तो बड़े केयरफुली काम करना है। वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, बस केयरफुली वो ट्रांसफर देखना है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 80, 48। टू परचेजेस 368, 272। टू कैरेज इनवर्ड कितना है बेटा? 8 और 8। टू वेजेस कितनी है मेरे बच्चों? 48 और 32। तो दिक्कत आगे ना। उसके बाद यहां पे क्या बोल रखा है? बाय सेल्स। सेल्स कितनी है मेरे बच्चों?
560 और 440 ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे सब कुछ ले लिया। ठीक है, यहां तक हमने सेल्स भी ले ली, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ट, पेजेस, सेल्स। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, वो देखेंगे अब हम। और फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड उसको देखेंगे। और रिटर्न किसकी है, जानबूझ के ऐसे करा है। इनका जो सोल्यूशन है और मेरा जो सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंस होता है उसके अंदर, याद होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे टू ट्रांसफर लिखो, और वो भी किसकी लिखो, परचेज गुड्स। फिर यहां लिखो बाय ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें ना हम ऐसे कर लेते हैं, एक काम करो, ट्रांसफर पहले फिनिश गुड्स लेते हैं। नहीं, परचेज गुड्स ही कर चलो, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। अब सबसे पहले बताओ मुझे, यार ध्यान से देख के बताओ क्या लिखा हुआ है, बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स। वाई ने करे किसको, एक्स को, तो वाई की सेल्स, एक्स की परचेज। बस एक चीज समझ लो, वाई की क्या हो गई, कितना सेल्स है इसकी, 40, और एक्स की क्या हो गई, दूसरे में रिवर्स कर दो ना। अब उसके बाद क्या लिखा होगा, बाय एक्स टू वाई। अब यही बचा हुआ है ना, यहां लिख दो 32, यहां पे लिख दो कितना, 32। अब आ गया। अब आ जाओ फिनिश गुड्स, ध्यान से रीड करना। सेम वही, बाय वाई टू एक्स, वाई ने करे किसको, एक्स को, फिर वही कॉपी पेस्ट करो कॉन्सेप्ट। वाई ने करा कितना, 140, और यहां पे भी कितने आ गए, 140, उल्टा लिख देंगे। फिर उल्टा क्या लिखा होगा, एक्स टू वाई, कितना, 160। ये चारों कॉलम फिल हो गए आराम से। अब उसके बाद बड़ी केयरफुली हमें यहां से लेस करना पड़ेगा, रिटर्न्स, फोकस करना रिटर्न्स के ऊपर। यही गलती वाला एरिया होता है कभी भी बच्चों का। रिटर्न्स, वाई ने करा एक्स को, वाई ने करा एक्स को, तो वाई अब रिवर्स हो चुके, वाई ने करा तो परचेज रिटर्न है, वाई का क्या है ये, परचेज रिटर्न, कितने का, 40 का। तो वाई अपने परचेज रिटर्न में लेस करेगा, ये 160 होगा ना, सॉरी कितना हो गया ये, 40। और ये अपनी कहां पे डालेगा इसको, सेल्स पे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या लिखा होगा, पढ़ लो। एक्स ने रिटर्न करा किसको, वाई को, तो एक्स के लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न, सॉरी एक्स टू वाई। बस यहां पे तो सोचना भी नहीं ज्यादा, 28, और ये क्या हो गया, आप ऐसे करके रिकॉर्ड करोगे। पहले मुझे बताओ समझ आ गया, बस रिटर्न्स भी रिकॉर्ड कर दिया हमने। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है, परचेज गुड्स का 18, 24 जाके चेक करो, और फिनिश गुड्स का कितना है, 96 और 56। बस यहां से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे प्यार से, जीपी। कितना जीपी आया देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल तो। ये आया 170, और कितना है 160, कोई दिक्कत, बोलो बेटा। आएगा यही यही आएगा पक्का है, चेक कर लो एक बार, चेक कर भी लो एक बार, कर लिया। अब आप देखो, मैं कुछ 2-3 बातें समझाता हूं अच्छे से। मैं ऑनेस्टली बताता हूं कि आपको जब वहां पे जब पास करना है ना, सबसे पहले ना आप ये मत सोचना कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या खराब है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अच्छी नहीं, तुम्हें पता अच्छे से, ठीक है डन। पर उसके बाद जब आप काम कर रहे होते हैं ना, वहां पर कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी दिख देनी है, वहां पर आपकी काम में क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम। अब जब मैं स्पेसिंग देखो किस तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ आपके लिए, एक भी सिंगल एरर ना करने की कोशिश करी मैंने वहां पर। ठीक है, आप बोलो सर आपको तो पहनी है ऐसा, बट स्टिल आपको तो परफेक्शन, यही परफेक्शन लेवल होता है वहां पर। ठीक है, कि आप एक भी कटिंग नहीं कर रहे हो, पूरा वन शॉट ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे बड़े मजे आते हैं, वहां पर आपको गारंटेड आपको हाई मार्क्स मिलते हैं। जहां पे जितनी कटिंग बढ़ती जाएंगी मार्क्स आपके कटते जाएंगे, आप ध्यान रखना। मतलब
वो ये भी तो चेक कर रहा है ना आपको पेंसिल की जगह पेन क्यों दी गई है। मेरे ख्याल में तो पेंसिल अब अलाउड भी नहीं है आपकी सी एग्जाम में, राइट। उसका रीजन भी बेटा यही है आपका सिर्फ कि आप कटिंग कर रहे हो। देखिए उनको कितने आप कंफ्यूज हो माइंड से। वन शॉट ठीक करा था या पहले कुछ गलत करा फिर ठीक करा, आप समझ रहे हो। ये एक बेसिक रीजन है पेन आपको देने का। फिफ्थ सिक्स के बाद आई थिंक पेंसिल आपके हटा देते हैं, वो पेन आ जाता है, ठीक है। बस वहां पे ये चेक करते हैं कि बच्चे हो फिफ्थ क्लास तक थे, आप गलतियां कर लो, आप पेंसिल से ठीक भी कर लो, हम नहीं चेक करेंगे। और उसके बाद तो हम चेक करेंगे ना कितनी गलती कर रहे हो आप। चलिए जी ठीक है, ये यहाँ तक एकदम ठीक। अब हम जाएंगे वर्किंग नोट के अंदर जहाँ पे हमें जीपी रेशो निकालना है। पहले मेन यहाँ चैलेंज रहेगा जीपी रेशो निकालने का। क्या रहेगा हमारा जीपी रेशो, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपको याद होगा उतना स्मूथली वहां काम कर पाओगे, ठीक है भाई। पेन मोबाइल छोड़ दो। वर्किंग नोट डिपार्टमेंट ए एंड बी, ए एंड बी है ना, एक्स और वाई, सॉरी। नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास क्या है, जीपी रेशो फिर स्टॉक रिजर्व निकालना, बस खत्म क्वेश्चन। अब जीपी रेशो करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए दोनों के। ग्रॉस प्रॉफिट है कितने हैं बेटा, 170 और 168। नेक्स्ट चैलेंज क्या है मेरी, नेट सेल्स। क्या है मेरी, नेट सेल्स निकालते वक्त आप परचेज गुड्स की सेल इंक्लूड नहीं करो क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट थी। क्या थी वो, कॉस्ट टू कॉस्ट। सिर्फ किसकी करोगे आप, फिनिश गुड्स की, वो भी नेट ऑफ रिटर्न्स के बाद, वो भी नेट ऑफ। जब यहां पे सेल्स लोगे तो सेल्स के अंदर आप क्या लोगे, सेल्स के अंदर आप ये लोगे और ये लोगे आफ्टर रिटर्न। ये हो गए 120 प्लस 560 कितना होता है, क्या होता है ये 680। नलायक बच्चे। और दोस्त यहां पे होगा 448 और माइनस दिस कितना आ गया 112 प्लस 560। बस अब आप जीपी रेशो निकाल सकते क्या, जीपी रेशो निकाल के दिखाओ, डायरेक्टली निकाल के दिखाओ कितना आया 30, 25% और 30%। पहले बताओ मेरी बात समझ आई सबको भाई, हेलो हेलो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो मेरे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 96, 56, 96 और 56। उसके बाद स्टॉक रिजर्व, उसके बाद क्या हो गया स्टॉक रिजर्व। अब देखो, अब स्टॉक रिजर्व निकालते वक्त जब इसका स्टॉक 96 है, साथ वाले का एलिमेंट कितना है पहले ये चेक करो। 96 एक मिनट सॉरी, 96 कौन सा लिया आपने, फिनिश गुड्स वाला, राइट। कितना एलिमेंट है 25%, 96,000 का 25%। और जीपी लोगे आप इसका, ऐसे यहां पे लोगे 56,000 का 25%। और जीपी कितना लोगे आप 7200 और 35 आ रहा है ये, ठीक है बस खत्म। स्टॉक रिजर्व इज व्हाट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक में यहाँ है नहीं, वो कॉस्ट पर है, किस पर है वो कॉस्ट, खत्म। अब जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इसके बाद, और उसके अंदर दोनों स्टॉक रिजर्व रख देना। पहले मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, कोई दिक्कत, चैप्टर सही स्विंग में जा रहा है, माइंड में हो गया स्टेबल। फर्स्ट जो हमने लेवल पे प्रैक्टिस करी वो क्या प्रैक्टिस करी आपकी, दैट इज मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट। याद है चीज, वापस कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेवल पे जो हमने कनेक्ट करा वो क्या करा, मैनेजर कमीशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद एक्चुअल सेल वाला क्वेश्चन था जिसमें हम नॉर्मल सेल निकालते हैं, और वहां पे उसके बाद क्या निकालते हैं अपने जीपी रेशो, उसके बाद सीओजीएस। फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे जब आए, ठीक है, रेडीमेड और क्लोथ डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने फोकस करा किसके ऊपर, अपने जीपी रेशो, ओपनिंग क्लोजिंग का अलग अलग होगा, उसका एलिमेंट पे हम आए थे, ठीक है, बाकी सब ठीक था। और ये एक फेमस क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के लिए ये वाला, जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे गुड्स दे रहे हैं, रिटर्न्स भी हो रही हैं, एक गुड्स कॉस्ट पे जा रहा है और एक
नॉर्मल मार्केट प्राइस, किस पे जा रहा है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जीपी रेशो की जरूरत पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे था, टेंशन फ्री, और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके अंदर दो एलिमेंट है, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स, और हमें कौन से लेने हैं, फिनिश गुड्स। और उसके अंदर 7 वाले का एलिमेंट गिवन है 25%, और उसके बाद जीपी रेशो 7 वाले का अप्लाई करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मेरा और जीपी रेशो इसका, और जब रिवर्स होगा क्लोजिंग स्टॉक इसका तो जीपी रेशो मेरा अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके क्लोजिंग स्टॉक में मेरा एलिमेंट कितना है। ये सेम ही क्वेश्चन है आपका मेगा लिमिटेड वाला, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है जी, ये आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म वाला। कौन सा वाला, पार्टनरशिप फर्म वाला। ठीक है, आइए जी, आप चेक कर लो आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, वैसे स्टडी मैट में भी क्वेश्चन ये दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड इन द सेंस, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो एक्सपेंसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बताया हुआ है, कॉमन एक्सपेंसेस को। साथ में पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आइए जी हम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरीज, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या है ये, डिस्काउंट। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, एल एम एन, और तीनों डिपार्टमेंट किसके पास हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड है। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप है, परचेजेस का ब्रेकअप है, सैलरी का ब्रेकअप है, अभी पढ़ देंगे हम। तो ऐसे करके हर आइटम का ब्रेकअप दे रखा है, उस पर नोट्स भी दे रखे हैं, 10 नोट्स तक दे रखे हैं। और क्वेश्चन में पॉइंट्स कितने, हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं, और 11 पॉइंट क्या है आपका, वही प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर एक एक्सपेंस को लेकर एक कोई ना कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन को अगर ध्यान दे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दोनों कॉमन है इस चीज के अंदर। तो एक काम करते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम डिपार्टमेंट वाइज उनको बना के दिखाएं। इस क्वेश्चन को करने के 2 पर्पज हैं। पर्पज नंबर 1 जो इस क्वेश्चन का, वो क्या है हमारा, दैट इज कि हम डिपार्टमेंटल वाइज एक्सपेंसेस कैसे बांटेंगे कॉमन, वो देखेंगे। नंबर 2 पर्पज जो है हमारा यहाँ पर वो ये है, दैट इज कि पार्टनरशिप के अंदर कैसे वर्कआउट करेंगे स्टॉक रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स अपने अपने लेंगे 75%, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको वो शेयर करेंगे, आई थिंक 2:1:1, कुछ ऐसे रेशो था, 2:1:1 में शेयर करेंगे। बट ये जो प्रॉफिट शेयर होगा ना, इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व। क्या लेस करेंगे हम, स्टॉक। जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट शेयर होगा उसमें स्टॉक रिजर्व लेस नहीं करना, ये वाली बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। बात समझ आ गई, मतलब क्या मेरा या फोकस है, समझ आ गया, क्या नया पॉइंट सीखना है, दैट इज कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 6 आप। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, LMN, राइट, पर्टिकुलर्स LMN। ठीक है, मेरी तरफ से हमेशा आपको एक रिकमेंडेशन रहेगी कि एग्जाम में ये कोशिश कभी मत करना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोशिश ये करना जितने करने हैं अच्छे से करना है। सीए एग्जाम का ये रूल है, सारे करना है, ये बीकॉम का रूल है। बट हमारे सीए के अंदर क्या होता है, दैट इज जितना करो अच्छे से करो, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है जी। तो कोशिश ये रखना आप, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का क्या है, नोट नंबर 1, और क्या ब्रेकअप दे रखा है 37, 890, 24 एंड 20, याद कर लो, मुझे बताओ जल्दी से कितना है 37, 890, 24, 20,000, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे एज यूजुअल, परचेज दे रखी है हमारे पास ये, और उसका ब्रेकअप दे रखा है ये, याद करो 140, 80 और 44 के आसपास। फर्स्ट वाला कितना है 1,40,700, सेकंड क्या है 80,600 और 44,400। टू, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, सैलरी एंड वेजेस। अब हम एक काम कर रहे हैं यहां पर, मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को कॉमन कर रहा हूं, मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा उसको, क्योंकि एक्सपेंसेस ना वैसे बाइफरकेशन में है ही नहीं ज्यादा हमारे पास। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है, या फिर आप करना चाहो एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। अगर आप अपने पास तो सोल्यूशन देखोगे, सोल्यूशन में इन्होंने बाइफरकेशन कर रखी है इन्होंने, चलो अच्छी बात है। आइए जी 2, अब वेजेस आ जाओ, इधर देखो सैलरी एंड वेजेस है ना 48,000। अब क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट पढ़ो, ढंग से पढ़ो। सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड 12,000 वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट एंड बैलेंस क्या है उसके अंदर, सैलरी। तो वेजेस कहाँ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरीज कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। किस रेशो में, अब देखो ये आया डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेजेस पहले डाल दो, वेजेस किसकी है बेटा, एन की, कितनी है 12,000, लिख दो यहाँ 12,000। वेजेस आ गई। उसके बाद जब हम जाएंगे यहां पर, तो यहां मिलेंगी सैलरीज, टोटल सैलरी एंड वेजेस थी कितनी 48, माइनस कर दिया 12, 36, 36 को डिस्ट्रीब्यूट करो 441, कितना 16,000, 16,000 और 4, तो दिक्कत समझ आई ये वाली बात। सैलरी के बाद पॉइंट आ रहा रेंट 10,800, रेंट इज टू बी अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ फ्लोर स्पेस विच इज 2:2:5। आ जाओ रेंट पर, रेंट कितना है क्वेश्चन के अंदर 10,800, और रेशियो कितना है 2:5, कितना आया 2,200, 2,200 और कितना हुआ 2,400, 2,400 और कितना आ रहा है, ठीक है, ये हो गया रेंट। अब रेंट के बाद इन्होंने क्या बोला आपको, सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड आर टू बी अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब सेल्स के बारे में कुछ बता रखा है क्या, 4 लाख की है, और उसके बारे में नीचे बता रखा है सेल्स मेड बाय 3 डिपार्टमेंट 180, 130 और 90। पहले आप यहां आ जाओ, सेल्स लिखो, बाय सेल्स कितनी है मेरे बच्चे 180, 130 और 90, सेल्स आ गई, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला आपको, कौन सा एक्सपेंस था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 14,400 के एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बांटना इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, ये वाला एक्सपेंस बटना है इन द रेशियो ऑफ सेल्स, और सेल्स कितनी है बेटा हमारी 180, 130 और 90। क्या हुआ 6480, 46 और
3240। आई बात समझ? डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? इक्वली चार्ज। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, पॉइंट नंबर सॉरी, ये डिस्काउंट हो गए साथ, दोनों सेम ही हो गए ना। अच्छा, डिस्काउंट कितना आएगा? वो भी टर्नओवर के रेशो में, डिस्काउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करो टर्नओवर रेशो में, ये डिस्काउंट भी इसी रेशो में आएगा। 540, 390, 270, ये हो गया सेल्स रेशो, ये भी सेल्स रेशो। और रेंट कैसे था? 2:5। सैलरी क्या थी हमारी? आई बात समझ? उसके बाद डेप्थ कैसे बोला इन्होंने? 1:1:1। कितना डेप्थ है? 250, 250। पहले मुझे बताओ, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्थ के बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास? सेल्स हो गई, तो सेल्स सॉरी, अब डेप्थ के बाद कोई एक्सपेंस नहीं है और सारे एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, डिस्काउंट भी हो गया, डेप्थ भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए जी, और यहां पर क्या आएगा? बाय जीपी आएगा एक, तो साथ में क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड को कैसे बोला इन्होंने? 800 का डिस्काउंट रिसीव्ड है, 400, 250 और 150। चलो जी, 400, 250, 150। चलिए जी, हाँ, अब यहां पर ये भी हो गया, ये भी हो गया। ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखा है, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? जल्दी बताओ। 45, 100, 22, 300, 21, 600। आई बात समझ? कोई इशू? अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला? एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है इधर ध्यान दो आप। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एन इंक्लूड 5700 गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एल। However, the opening stock does not include any transfer. Department L and M sold goods worth rupees 10,700 and 600 respectively to Department N. अब आ जाओ, ये ट्रांसफर की बात है। किसकी बात है हमारे? ये टू ट्रांसफर, और ये आएगा बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन कर रहा है? एल और एम। कितना कितना? 10,700 और 600। कोई दिक्कत? और यहां पे भी ट्रांसफर कितना हो रहा है? कौन कर रहा है? ये एल और एम को छोड़ दो, एन के पास ट्रांसफर आ रहा है। कितना लिख सकते हैं हम डायरेक्टली? 11,300। अब क्लोजिंग स्टॉक, अब ऑब्वियस सी बात है, इसका क्लोजिंग स्टॉक है। इसके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 5700 के जो गुड्स हैं, ठीक है, वो कहां से आए हुए हैं? एल से आए हैं। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। पहले बताओ मुझे, कोई दिक्कत? सबसे पहले यहां पर आप क्या करोगे अपना? हाँ जी बेटा, 2 जीपी निकालोगे। क्या निकालोगे? 2 जीपी। जीपी जल्दी से बता दो मुझे, चाहे देख के आप बता दो। 57,210, 300, 2390। कोई दिक्कत? उसके बाद यहां पर आएगा 57,210, 48,300 और 23,900। पहले मुझे बताओ, यहां तक ठीक है एकदम? ऑल इज वेल? इसको करने के बाद यहां पे आएगा आपके पास एनपी।
कितना आ रहा है एनपी? 31940, 24830 और क्या आएगा 10,290, 10,290। एक बार चेक कर लें साथ साथ बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक सॉल्व। मैंने फिर क्या बोला करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना था, दैट इज जब एक वन गो में पूरा ठीक कर दें, आपका फोकस ये होना चाहिए एकदम। यहां तक एक लेवल तक खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ पे बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी, अब उससे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व का। अब हमारे पास किसका स्टॉक है? 5700 एन का स्टॉक है, और जो कहां से आया हुआ है? एल से आया हुआ है। तो जीपी रेशियो किसका चाहिए होगा? एल का। जीपी, एल का जीपी कितना है? 57,210। और सेल्स कितनी है? ध्यान रखना सेल्स कितनी है इसकी, 1,80,000 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे। अगर जीपी रेशियो निकालना पड़ रहा है स्टॉक रिजर्व पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रांसफर हुआ है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है। कितना आया? 180 प्लस 10,700 इंटू 100, कितना है मेरे बच्चे? 30%। और उसके बाद जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 5700, इसका 30%, कितना आया? 1710। एक लेवल और अचीव कर लिया हमने क्वेश्चन का, बस लास्ट लेवल रह गया। अब यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, तीनों डिपार्टमेंट का लेंगे। तीनों डिपार्टमेंट का नाम क्या था? एल, एम और एन। कितना कितना नेट प्रॉफिट है, कोई बच्चा बताए जल्दी से? 31,940, 24,830 और 10,290। यहां पे लिखेंगे हम स्टॉक रिजर्व, मना ही नहीं कर रहे हैं हम, 1710। और यहां पे प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल। कौन है पार्टनर्स के नाम? कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। इनको पहले दे दो अपने अपने डिपार्टमेंट का 75%। कितना आया? इसका 75%, इसका 75%, इसका 70%। 31,940 का 75%, 24,830 का 75% और 10,290 का 75%। बात समझ आई? उसके बाद का जो प्रॉफिट बचा, उसके बाद का जो प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट जितना ही बचेगा, अब चेक करो पहले कितना बचेगा। अब तुम बता ही नहीं पा रहे मुझे कितना बचा। 15,000 गलत बोला ना तूने, देखकर बोला इसलिए नालायक। 16,000। भाई मेरा मतलब ये थोड़ी है कि तुम ऐसे गलत बोल दो। 16,000। अरे यार इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा पहले ये बताओ। चलो 6,7,060 माइनस करो 75% जो तीनों को मिल गया, इसका कितना आया? अरे 75% के बाद क्या? 16,764। अब इसमें से लेस करो स्टॉक रिजर्व, कितना है? 1710। अब बचेगा 1505। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, किस रेशो में होगा? गिवन है क्या? 2:1। इन शॉर्ट की स्टोरी बस यही थी। हाँ सर टोटल प्रॉफिट कितना है तीनों डिपार्टमेंट का, वो देख लो। उसके बाद क्या करोगे? उसका 75% पार्टनर्स एज इट इज ले गए अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट उसमें से पहले लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व, वो कितना है? और बाकी जो बचेगा वो इस रेशो में। बस इसी चीज के लिए क्वेश्चन करवाया था मैंने।
याद रहेगा ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था एक और। ऑल वेल, अभी ठीक है एकदम, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। Following balances are extracted from the books of Beta Limited. You are required to prepare trading and journal profit and loss. वर्ड क्या, ट्रेडिंग एंड जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स, जर्नल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ डिपार्टमेंट 7,50,000। दोनों डिपार्टमेंट के जर्नल एक्सपेंस दे रखे हैं, पर इनको बांटेंगे कैसे गिवन नहीं है, तो इसलिए कहा जाएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 6 लाख, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 1,20,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 12 लाख, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ए से कितना आया हुआ है 180 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। दिमाग लगाना है यहां पर आप, ठीक है। इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक है जो वो 6 लाख का है, कोई दिक्कत, ठीक है। इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए, एट कॉस्ट नहीं है, एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। अब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, प्यार समझना। इसने अपने गुड्स, ये डिपार्टमेंट ए है, मैं डिपार्टमेंट बी हूं। अब इसने डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स दिए सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस तो इसके लिए है ना, पर मेरे लिए क्या होगा, वो कॉस्ट। आई बात समझ, क्या होगा मेरे लिए, कॉस्ट, तो मैं छेड़ ही नहीं सकता उसको। बेसिकली ये है क्या, इनवॉइस प्राइस ही है, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, ठीक है, इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एट कॉस्ट टू बी, तो मतलब है ये इनवॉइस प्राइस, क्या ये, या सेलिंग प्राइस। अगर लिखा होता है ऐसा, थोड़ा चेंज कर देते हैं, एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी, फिर एक्चुअल कॉस्ट होता। और यहां लिखा है कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए लिखा होता, क्योंकि डिपार्टमेंट ए है ना, 1,08,000 एट अ कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए, मतलब 1,80,000 की जो गुड्स है वो किसकी कॉस्ट है, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है, तो उस केस के अंदर फिर एक्चुअल कॉस्ट होता, क्या होता। तो यहां पे भी एक छोटी सी बात समझने लायक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इंक्लूड्स गुड्स ऑफ इतना इतना टेकन फ्रॉम बी एंड ए एट कॉस्ट टू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। वही बात आ गई, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर मतलब जो कर रहा है ट्रांसफर। जैसे मैंने क्या बोला कि जब ए मुझे दे रहा है बी को, मैं बी हूं, ए कौन हो गया, ट्रांसफरर, और बी कौन हो गया, ट्रांसफरी। ये ऊपर वाली बात करी, बेवकूफ बना रहे हैं, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। अगर यहां लिखते ट्रांसफरर तो नॉर्मल एक्चुअल कॉस्ट होती, फिर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होता, फिर क्वेश्चन का सेंस भी नहीं होता। बट इस क्वेश्चन को देखा जाए, बस ये वाली बात समझाने लायक थी। बट बेस्ट पार्ट क्या है, जीपी इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, बहुत अच्छी बात है, क्या जीपी यूनिफॉर्म है ईयर टू ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहां पर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं, इंटरनल ट्रांसफर है, ये समझ आता है आपको, और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आ गया आपका जीपी। ठीक है जी, कोई दिक्कत मेरे ख्याल में गलत आंसर यहाँ से, एक मिनट रुको, हाँ ये आंसर गलत आ गया, किसी और का आ गया, छोड़ दो इसको, आप हम अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो मेन मेरा समझाने का पर्पस है ना, वो पर्पस क्या है, दैट इज आपका जो आप कैसे डिफरेंस से भी वर्कआउट कर सकते हो, वो समझाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में कौन सा चेक करना बेटा, चलिए चलिए जी, अभी हम देखते हैं जल्दी से। पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, टू ओपनिंग स्टॉक,
3 लाख, 2,40,000. Two purchases, 39 lakh, 54.6 lakh. Buy sales 60 लाख और 90 लाख. कोई दिक्कत? उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक. ये क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें? 6 लाख का है और दूसरे वाले कितना है बेटा? 12 लाख का. तो यहां से आप जीपी निकाल दोगे. जीपी निकालो जल्दी से. $24 लाख और यहां कितना आया? 45 लाख. आई बात समझ? पक्का ही यार है. अब निकालो. आपको ट्रांसफर्स थे कुछ क्या? क्वेश्चन के अंदर के ट्रांसफर गिवन है कुछ अलग से क्या? नहीं गिवन मेरे ख्याल में. राइट. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. जीपी रेशो निकाल लो आप. 24 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100. 45 लाख डिवाइड बाय 90 लाख इंटू 100. 40% और 50%. कोई दिक्कत? उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक देखो दोनों का. क्लोजिंग स्टॉक में क्या बोला हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 6 लाख इंक्लूडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 1,20,000 और यहां पे कितना हो? 1,80,000. ठीक है, तो यहां पे हो गया 1,20,000 और क्या हो गया? 1,80,000. ठीक है, अब ले आप ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी 60 एंड 90. क्या 60 एंड? ये हो गया 60 और ये कितना हो गया? 90. ये आ गया आपका चेंज इन स्टॉक. कितना आ गया? 60 और 90. अब यहां पर आप निकालोगे अनरियलाइज प्रॉफिट. अब यहां 60 लिया है ना, पर प्रॉफिट लोगे 50% और यहां 90 लिया है ना, तो प्रॉफिट कितना लोगे आप? 40. रिवर्स क्रॉसिंग करोगे आप. 30,000 और 36. अब ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था और ओपनिंग स्टॉक कम था, तो ये जो नेट इफेक्ट है स्टॉक रिजर्व का डेबिट साइड में जाएगा. आ जाएगा ये डेबिट साइड. समझ आ गया कॉन्सेप्ट? जी समझ आया? यही करना था आपने. सर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है. ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट कहां जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का कहां जाता है? डेबिट साइड. तो ज्यादा कौन है? कहां जाएगा अब ये? जर्नल एक्सपेंस पोस्ट कर देना साथ साथ. मेरे ख्याल में समझ आ गया सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट. चलिए जी. उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है हमारा? दैट इज मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट. मैंने जानबूझ के क्वेश्चन वही लिया जिसमें 2 डिपार्टमेंट है. सिंगल डिपार्टमेंट तो फिर भी आप कर लोगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट. 10 मार्क्स में एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा, कोई चेंजेस भी नहीं होंगे इसके अंदर. ठीक है जी, डन. जल्दी स्टार्ट करें हम. क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई, और साथ में इसके बनेगा हमारा क्या? मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई. आई बात समझ? अब जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है उसका पर्पस सिर्फ क्या? स्टॉक की मूवमेंट पे कंट्रोल रखना. क्या पर्पस है? स्टॉक की मूवमेंट पे कंट्रोल रखना. बट ये बनता है इनवॉइस प्राइस पर. किससे बनता है मेरे बच्चे? इनवॉइस प्राइस. याद करो ब्रांच चैप्टर भी साथ साथ.
और मार्कअप अकाउंट क्या है? एक तरीके से आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट बोल लो, बस प्रॉफिट पे कंट्रोल करना। क्या करना? प्रॉफिट पे कंट्रोल करना। ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट, सॉरी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वैसा वाला है कुछ कुछ। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई बात समझ? चलो जी, अब आओ क्वेश्चन नंबर 8। मैसर्स श्याम उद्योग रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, for each of which stock account and memorandum markup account are kept. All the goods are supplied to departments are debited to stock account. कह रहे जो भी डिपार्टमेंट्स को गुड्स आएंगे वो उनके स्टॉक में डेबिट होंगे एट कॉस्ट प्लस मार्कअप पे। किस पे होंगे? कॉस्ट प्लस मार्कअप, विच टुगेदर मेक अप द सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड अकाउंट द सेल प्रोसीड ऑफ द गुड्स आर क्रेडिटेड। जो भी सेल्स प्रोसीड होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी, ऑब्वियस ही बात है। The amount of markup is credited to departmental markup account if selling price if any goods is reduced to below its normal selling price। कह रहे कोई भी गुड सेल होते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पर, the reduction of markdown is adjusted both in the stock account and departmental markup account। the rate of markup of x ये रहा, and for y कितना है? ये रहा। तो 1/3 on cost, क्या बोल सकते हैं? 1/4। 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/3। कोई दिक्कत? ये माइंड में बस याद रखना। ये जो ऊपर वाली स्टोरी है कोई काम की नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, पूरा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है। सिर्फ यही दो बातें निकल के आई उसमें से बस, और कुछ नहीं था इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का, पर किस पर? एट कॉस्ट पे है। पर ऊपर ये सिखाया था उन्होंने स्टॉक प्लस मार्कअप पे आएगा। तो यहां पर जब ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे मार्कअप्स। ऐड करके बताओ, ये कॉस्ट है ना 3,15,000 प्लस क्या है? 1/3 ऐड कर दो इसके अंदर। कितना आ रहा है ये? 4,20,000। ऐसे ये कॉस्ट पर है 558, इसमें ऐड कर दो आप कितना? 33%, सॉरी 50% ऐड कर दो इसके अंदर, 8,37,000। आई बात समझ? अब हमने ओपनिंग स्टॉक के अंदर क्या करा? ओपनिंग स्टॉक के अंदर हमने क्या करा? मार्कअप डाल के उसके अंदर ऐड करा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा मार्कअप अकाउंट है उसका भी तो यही बैलेंस होगा। जितना मार्कअप आपने यहां डाला है यहां पे भी डालो। कितना है जल्दी बताओ? 1,05,000 और 2,79,000। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मार्कअप ऐड करा है उसका बैलेंस यहां रिफ्लेक्ट करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये दो आ गए, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग मार्कअप। ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग रिवर्स साइड पे चलेंगे दोनों। टू परचेस, कितनी परचेस करी मेरे बच्चे जल्दी बताओ? 22,77,000 और 28,02। टू मार्कअप अकाउंट। अब यहां पे जो परचेस करी ये भी कॉस्ट पर है, इसके साथ मार्कअप ऐड कर दो इसका, जो गुड्स का मार्कअप है। जल्दी ऐड करो, सिंपल तरीके से ऐड करोगे। 1/3 और 50% कितना आएगा जल्दी बताओ? ये आया 7,59,000 और ये आया 14,01। पहले मुझे बताओ, इसका 1/3 और ये आ गया 1/2, मार्कअप आ गया। और मार्कअप अकाउंट में ले जाओ बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के नाम से। कितना हो गया? 7,59,000 और 14,01। अब समझना मेरी बात को। मेरे यहां पर फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूंगा आपसे, दो ही सिर्फ इनपुट होंगे, मतलब दो इन हुए स्टॉक अकाउंट में, एक ओपनिंग स्टॉक और परचेज। और कहां से इन होगा? सोच के देखो, वैसे इन होगा ही नहीं। अगर ये सारे गुड्स एज इट इज मैं सेल कर दूं, पता है इतना प्रॉफिट कमा लूंगा पूरे साल भर में। सारे गुड्स सेलिंग प्राइस पे सेल कर दूं तो ये प्रॉफिट है मेरा। फिर तो स्टॉक बचा ही नहीं। बट ऐसा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सेल्स भी करूंगा, कुछ खराब भी होंगे गुड्स। याद करो, सारे मार्कअप क्या होंगे? मार्क डाउन होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मार्क डाउन। मेरी दो बात समझ आई। इसके अलावा स्टॉक में क्या डेबिट होगा? पता नहीं मुझे।
ठीक है, इतना प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकता हूं मैं। कितना हो गया, 1 लाख, ये 1 लाख था ना, 1,05,000 यही था ना, और 2,07,000 नहीं, मोटा मोटा काउंट करते हैं, मतलब 7.5 लाख और 1 लाख, मतलब 8.5 लाख मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और ये 2 लाख और 14 लाख, कितना 16 लाख का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। 2-3 लाख जो भी लगा लो आप, 17 लाख यहाँ कमा सकते हो और 8.5-9 लाख यहाँ कमा सकते हो, मैक्सिमम है ये। बट सारे गुड सेल होंगे तभी तो कमाओगे, सारे गुड सेल नहीं होंगे, कुछ गुड सेल होंगे वो भी बिलो मार्केट प्राइस पर होंगे, कुछ गुड्स खराब होंगे वो भी देखेंगे, कुछ गुड्स इधर से उधर ट्रांसफर होंगे वो भी देखेंगे फिलहाल के लिए, बाकी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो जितना भी वो आएगा वापस डेबिट होता जाएगा। ये तो क्रेडिट वाला था, अब क्या आएगा, डेबिट का ट्रेंड। बात समझ आई? अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें सेल्स दे रखी है। क्या दे रखी है, सेल्स। सेल्स को एज इट इज ले लो, बाय सेल्स। कितना अमाउंट है, 28.68, 37.50 लैक्स। कोई दिक्कत, सेल्स भी आ गई। सेल्स के बाद यहां पे क्या आएगा आपके पास, अभी नालायक पॉइंट्स पढ़ेंगे अब हम। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक, इंक्लूड्स गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क डाउन बाय इतना। ये लो, मार्क डाउन कितने का है, द गुड्स हैव बीन सोल्ड एट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। अब मार्क डाउन कितने से हुआ बेटा, मार्क डाउन हमारा हुआ है 37,800 से। आई बात समझ? तो ये हमारा लॉस है, क्या हमारा ये लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बाय मार्कअप अकाउंट, पर कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है ये, एक्स की। कितना हो गया, 37,800 है, पूरा लिख दिया 37,800, तो मैंने पूरा लिख दिया। चलो, और यहां पर आ जाएगा टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, कितना 37,800, कोई दिक्कत। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 2,07,000, कितना 2,07,000 परचेज बाय फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स वॉज लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट वाई। ये वाला कॉन्सेप्ट जो आएगा ना, जब 2 डिपार्टमेंट होंगे तभी आएगा, सिंगल डिपार्टमेंट होगा तो नहीं आएगा। ये ट्रांसफर वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है, सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 2,05,000 परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स इन वॉज लेटर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट वाई एंड सोल्ड फॉर इतना, ठीक है। एज अ रिजल्ट, दो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूड डिपार्टमेंट एक्स, द सेल प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड इन डिपार्टमेंट वाई। कह रहा ऑलरेडी सेल में तो इंक्लूड हो गया है वो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट क्या है, गुड्स आए थे डिपार्टमेंट एक्स के लिए, चले गए डिपार्टमेंट वाई को, तो ट्रांसफर करते हैं पहले। यहां पर ढंग से देखना, ट्रांसफर बाय ट्रांसफर। गुड्स की वैल्यू कितनी बोल रखी है, ध्यान दो, 2,07,000 बाय मार्कअप। जब एक्स के पास गुड्स आते हैं तो मार्कअप कितना होता है उसके अंदर, 33% का, तो लो कितना आएगा, 69। अब मार्कअप में यहां पे डेबिट कर दो टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, कितना 69,000। आई बात समझ? अब ये गुड्स कहां चले गए, वाई के पास, कितने के हैं, 2,07,000। पर जब वाई के अंदर कोई गुड्स डालते हैं तो उसमें मार्कअप कितना करते हैं हम, 50% करो। हाँ जी, 1,03,500, और यहां आ जाएगा बाय मेमोरेंडम स्टॉक, और ये आ जाएगा वाई के अंदर 1,03,500। एक गुड्स एक्स ने निकाल दिए अपने अंदर से, किसको दे दिए, वाई को, तो एक्स का प्रॉफिट भी हट जाएगा और वाई का प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, ये ट्रांसफर की एंट्री है, मतलब दोनों में जब एंट्री कर रही है, एक में एग्जिट कर रहा है और एक में क्या कर रहा है, एंटर, पर दोनों का मार्कअप अलग अलग होगा, सेम मार्कअप नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूजन उसके सेम मार्कअप की, कि आपने यही चीज एज इट इज पोस्ट कर दिया, यहाँ पर नहीं करना ऐसा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है एकदम। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर टू प्रमोट द गुड्स दे वर मार्क डाउन एज फॉलोज। तेरा कुछ प्रमोशन करना था तो हमने गुड्स को मार्क डाउन कर दिया, कॉस्ट ईयरी उनका मार्कडाउन ये रहा, कॉस्ट ईयरी उनका मार्कडाउन ये रहा। सिर्फ मार्कडाउन पे फोकस करो, कॉस्ट पे भी छोड़ दो। ये तो कुछ गुड्स थे, 10,800 और 60,000 का मार्कडाउन हुआ है, किसका, एक्स और वाई का। चलो जी, बाय
सॉरी तो नॉर्मल है, बाय मार्कअप अकाउंट कितना कितना मार्कडाउन हुआ है दोनों में, 10,800 और 60,000। आई बात समझ, यहां पे ले आओ चुपचाप, टू मेमोरेंडम स्टॉक 10,800 और 60,000, कोई दिक्कत? चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब उसके बाद क्या है, ऑल दी गुड्स मार्कडाउन वर सोल्ड, सारे गुड्स जो मार्कडाउन हुए थे ना ये वाले सेल हो गए, अच्छी बात है, सेल्स में इंक्लूड है, एक्सेप्ट डिपार्टमेंट वाई, ये डिपार्टमेंट वाई की बात कर रहा है। गुड्स ऑफ द वैल्यू 1.5 लाख, ये गुड्स कितने, 3 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख के गुड्स मार्क डाउन बाय 30,000, ठीक है, कह रहे अब 3 लाख का मार्कडाउन 60,000, तो 1.5 लाख कितना होगा, 30,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बस एक बात, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो गुड्स है ना, ये 60,000 के गुड्स, इसमें से 30,000 के गुड्स तो हमारे सेल हो गए हैं, बाकी 30,000 के सेल अभी नहीं हुए। अब उसका करना क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बस ये याद रखना, जो गुड्स सेल नहीं हुए उनका मार्कडाउन ध्यान में रखना है आपने, जो गुड्स क्या नहीं हुए, सेल नहीं हुए। चलो जी यहां तक आ गया। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द स्टॉक इट वॉज डिस्कवर्ड दैट क्लोथ ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स ऑफ कॉस्ट रुपीज 11,700 वॉज मिसिंग। किसकी बात कर रही है, क्लोथ ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है, वॉज मिसिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट एक्स के अंदर से क्या है, कुछ मिसिंग है यहां से, ठीक है, तो ये क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, क्या है आपका ये नॉर्मल लॉस। आ जाओ जी, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना है, 11,700। अब इसके अंदर क्या आएगा, बाय मार्कअप कितना आ गया, 3,900, कैसे निकाला, 1/3, और यहां आ जाएगा 2 मेमोरेंडम स्टॉक मार्कडाउन कितना होगा, 3,900, बस खत्म। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर आप सिंपल तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे दोनों का, पहले निकालो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक एक्स और वाई का, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना आ रहा है इसको करने के बाद, नहीं करने का मन कर रहा बेटा, 2,47,800, देखा, नहीं बेटा नहीं, बुक से चीटिंग नहीं करनी, जल्दी बताओ, अरे हाँ या ना तो कर दो यार, इसका कुछ और आएगा, 15,40,500, चेक करो, नहीं कर पा रहे, पक्का, ये नहीं कि भागने के चक्कर में हो अभी, 15,40,500, यही आना चाहिए, इन सबको ऐड करो, माइनस ये करो, ठीक तो कह रहा हूं मैं। अब लास्ट स्टेप बचा हमारा मार्कडाउन के अंदर, सुनो मेरी बात, यहां बचाना है हमने क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो क्या बचाना है हमने अपना, दैट इज स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब सर ये जो स्टॉक आया आपका एक्स का आया, बड़ा सिंपल है, एक्स का स्टॉक है 2,47,800, और ये इनवॉइस वैल्यू है, क्या इसकी, ये इनवॉइस वैल्यू। अब एक्स के हम गुड्स जो ट्रांसफर करते हैं, ध्यान दो क्या था शुरू में ही, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 ले लो इसका, हम चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा चाहिए 61,950, आई बात समझ। पर सर जो वाई का क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है,
15,40,500। अब याद करो, ये क्लोजिंग स्टॉक्स दोनों की दोनों इनवॉइस वैल्यू पर है, पर एक बात जो ध्यान रखनी है इसके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, वो जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका जैसे यहां पर आएगा 15,40,500, इसमें से एक रिटर्न ऑफ हो रखा है। क्या रखा है? एक रिटर्न ऑफ। याद करो 30,000 का रिटर्न ऑफ हो रखा है जो अभी तक सेल नहीं हुआ था। अब जब मुझे जीपी अप्लाई करना है तो पहले स्टॉक को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। याद आया ये चीज? तो इसलिए यहां पे मैंने बोला इसके अंदर 30,000 पहले ऐड करो, फिर उसके बाद क्या लोगे? 1/3 लोगे। कितना आया? 500 माइनस कर दो फिर दोबारा 30,000, बस 4,500। ठीक है, 493,500 यही आएगा आपका आंसर। हाँ भाई, एक बार प्लस इसलिए करा ताकि मैं वो जीपी रेशो अप्लाई कर सकूं उसके ऊपर। फिर माइनस क्यों करा? कि ऑलरेडी वो रिटर्न ऑफ है। ऑलरेडी क्या है? वो रिटर्न ऑफ, जो कि ऑलरेडी ऊपर यहां आ रखा है। देखो 60,000 है ना, तो 60 के अंदर 30 और 30 कौन सा वाला? ये वाला रिटर्न ऑफ ऑलरेडी इसके अंदर है। आई बात समझ? बस ये चीज खत्म हो गई। अब जो यहाँ पे बचता है बैलेंसिंग फिगर मेरे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट। कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है? देखो देख के मत बोलना। 6,80,550, 12,30,000। मैं पीछे बैठे हुए लड़कों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं आज। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं बेटा। पक्का ये आ रहा है? सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें इसको प्रूव करके भी दिखाया था मैंने, याद करो। हम फिर भी एक बार प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। जीपी किसके ऊपर आता है? सेल्स के ऊपर आता है। ठीक है, अब सेल्स क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। एक्स और वाई की सेल्स दे रखी है 28,68,000 और 37,50,000। क्या सेल्स के अंदर कुछ मार्कडाउन है? सेल्स के कुछ मार्कडाउन है? चेक करो। एक मिनट रुको, सेल्स के कितने मार्कडाउन है ये देखो आप। हाँ, 2 मार्कडाउन थे सेल्स के मेरे ख्याल में। एक तो था 37,800 और दूसरा क्या था बेटा? 10,800। ये 16 ही है, कितना होगा? 30 होगा। हाँ, अगर ये दोनों मार्कडाउन ना होते तो नॉर्मल सेल कितनी होती? जल्दी बताओ। कितना आया? 29, 16, 600। अब जीपी रेशो क्या है हमारा? ये नॉर्मल सेल है बेटा। ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस कितना है? 1/4 निकालो। 1/4 कितना है? 7,150। अब माइनस कर दो वापस जो आपका मार्कडाउन थे 37,800 और 10,800। कितना आया? 6,80,000। यही आंसर आया था हमारा जीपी। ऐसा इसके साथ भी कर लोगे आप। आई बात समझ? चलो जी, ये था आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट डन। इसमें सिर्फ एक चीज जो मैं खुद बता दूं, एक जो क्वेश्चन था आई, जे और के वाला, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? आई गुड्स दे रहा है जे को, जे किसको दे रहा है? के को। बस क्या ध्यान रखना है, के स्टॉक के अंदर, ठीक है, जे का भी अनरियलाइज प्रॉफिट है और आई का भी क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट है। बस ये वाला पॉइंट है इसके अंदर। बाकी पूरे पॉइंट्स आपके कवर अप हो गए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।